क्विक रिवीजन जैसे मैं शुरू कर रही हूँ आप प्लीज़ वैसे ही करना, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को लगातार करते हैं तो ही चीज़ें याद होंगी। ठीक है, रिवीजन इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको रिवीजन मोड हमेशा अपना ऑन रखना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं गुहिल वंश की। तो गुहिल में हमने सबसे पहले पढ़ा गुहिल। गुहिल का जो जन्म होता है गुफा में होता है। उनके माता पिता का नाम आप याद रखना, पुष्पावती और उसके बाद शिलादित्य। कल से हो सकता है मैं नाम ना बोलूँ क्योंकि अपनी क्लास फिर लंबी खिंच जाएगी। उसके बाद में हमने पढ़ा बप्पा रावल। बप्पा रावल ठेठ ईरान अफगानिस्तान वहाँ से होते हुए रावलपिंडी उनके नाम पर, और चार्ल्स मार्टल के साथ उनकी तुलना की जाती है। सीवी वैद ने उनके साथ तुलना की है। सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे और मान मौर्य को उन्होंने पराजित करके 734 ईस्वी सन में साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हारित ऋषि एकलिंगनाथ जी की गाया चराया करते थे और एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया। वास्तविक नाम कालभोज। अगला शासक होता है अल्लट। मुख्य रूप से 3 बातें, हिरिया देवी, हूण राजकुमारी और नौकरशाही की स्थापना। आलू रावल भी नहीं कहते थे। फिर हमने पढ़ा जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह इल्तुतमिश को पराजित करते हैं। इल्तुतमिश के साथ में भूताला का युद्ध होता है। फिर तेज सिंह में जैतल देवी, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तेज सिंह के बाद समर सिंह 1273 चीरवा का शिलालेख मैंने 2 आपको एक साथ जोड़े, एक चीरवा का और साथ में बीठू वाला। बीठू में राव सिंहा, उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी, और इधर चीरवा का शिलालेख। इसमें सारी बातें समर सिंह तक की वंशावली मिलती है। तो उसके बाद में हमने बात करी रावल रतन सिंह, पद्मनी 1303, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, गौरा बादल, और उसके बाद में हमने पद्मनी जो 1540 में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी, उसके बारे में बात की। उसके बाद में फिर हमने बात करी गोहिल के बाद में हमीर देव सिसोदिया, अरी सिंह, उनके दादा का नाम लक्ष्मण सिंह और मम्मी का नाम उर्मिला। हमीर देव सिसोदिया इतिहास में विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उनको संबोधित किया गया। उसके बाद क्षेत्र सिंह के बाद राणा लाखा के बारे में मुख्य 4 बातें जुड़ती है। इनके बड़े बेटे राजकुमार चुंडा राजस्थान के भीष्म पितामह कहलाते हैं, जिन्हें 4 बड़े अधिकार दिए गए। उसके बाद में चुंडा के बाद जावर में चांदी की खान, पिछोला झील का निर्माण और नकली बूंदी की रक्षा करते समय कुंभाहाड़ा मारे जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा लाखा के बाद में मोकल के समय हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मंदिर का निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। जिस मंदिर को बनवाने का काम भोज परमार नामक शासक ने किया उसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर, बाद में उसका नाम पड़ गया समिदेश्वर या फिर मोकल मंदिर। चाचा मेरा और महपा पवार झीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, वहाँ पर उनकी हत्या कर दी। छोटी सी बात होती है, उस बात के लिए ही उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में अगले शासक जो है कुंभा हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बिल्कुल दीपक गौलव, जय श्री राम, जीजा नमस्ते, सभी लोगों को प्रणाम, देव की लाडली, सभी लोग जल्दी से शेयर कर दें। आपने बताया था रीट 2022 परीक्षा में सभी प्रश्न एग्जामिनर यूट्यूब चैनल से पूछे गए। अगर ऐसा है तो आरपीएससी एग्जामिनर चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। आरपीएससी एग्जामिनर चैनल, मैं इस एग्जामिनर चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा देख के बताऊँगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो अपन चलें भागे। त्रिभुवन नारायण मंदिर, बिल्कुल किरण जी सही जवाब दिया आपने। आज की क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दें, कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, उसके लिए सॉरी। और आज की क्लास अपन बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से, ये आपका काम है, मेरा काम इधर से पढ़ाना है। मैं अगर मेरा काम ईमानदारी से करती हूँ तो इस नाते मैं आपसे भी ईमानदारी की उम्मीद रखती हूँ और आप करते हैं ईमानदारी से, ये मुझे पता है। परसों शाम को जब क्लास हो रही थी और बहुत ईमानदारी से बहुत लोगों ने इस क्लास को शेयर किया, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुंभा के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें देख ली थी। शायद मैंने उपाधियां लिखा दी थी कुंभा की, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, नरपति, अशुपति, गजपति और वीणा वादेन। तो ये सारी उपाधियां कुंभा जी के। आज किताबें हैं तो हैंड टू हैंड रजिस्टर में लिखना, और रजिस्टर में लिखने के बाद में टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर देना कि आप लोगों ने उसको लिख लिया है। और लिखने के बाद में जो व्यक्ति सबसे अच्छे रजिस्टर मेंटेन करेगा उन्हीं के हम नोट्स बनवा लेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे फील करें कि जैसे हम कोचिंग रूम में जा कर के पढ़ रहे हैं। बस इतना है कि वहाँ पे जो क्लास 2 घंटे में होती है वही चीज़ें मैं आपको आधे घंटे में बता देती हूँ। ठीक है, तो कुंभा की उपाधियाँ और कुंभा की किताबें।
महाराणा कुंभा। कुंभा, महाराणा कुंभा की हमने चीज़ें पढ़ ली थी। कौन सी? हमने उनकी जो उपाधियाँ हैं उनकी बातें कर ली थी। आज हम इनकी किताबों की बात करेंगे। हैंड टू हैंड याद करना, लिखना, और लिखते लिखते जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखना। पहली किताब है संगीत राज। संगीत राज, इस किताब के 5 भाग हैं। कुछ बच्चे उसे कमेंट्स कर रहे थे तो वो वहाँ पर उस चीज़ का समय नहीं था, इसलिए इसको अवॉइड कर दिया। तो सबसे पहले पाठ मैं एक छोटे तरीके से लिखूंगी, वैसे याद करना। नृत्य, रस, गीत और वाद्य। ठीक है। रत्न कोश नाम के आगे लगाना है, रत्न कोश, और एज इट इज़ आप लोग नाम के आगे लगाएंगे। इसको कैसे याद करना है? बहुत सरल तरीका है। मैंने लाइफ में एक बार पढ़ी थी, दोबारा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम पाठ करते हैं किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल कोई रामायण का पाठ करता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है। जो भी व्यक्ति जो पढ़ता है, अगर वो मन से पढ़ता है तो उसका मन क्या करता है? नृत्य करने का। अगर वो नृत्य करता है तो जीवन का उसे क्या प्राप्त होता है? रस। अगर उसे जीवन का रस प्राप्त होता है तो वो क्या गाता है? गीत। और जब व्यक्ति गीत गाता है तो चाहे उसके सामने कोई वाद्य यंत्र बजे या ना बजे, उसके मन में धुन बजने लग जाती है। पाठ करते हैं, नृत्य करते हैं, रस, गीत और वाद, पांचों के पांचों भाग हैं। पाठ, नृत्य, रस, गीत और वाद। तो ये हो गए यंत्र सारे के सारे। रत्नकोश, रत्नकोश, रत्नकोश आप नाम के आगे लगा लेना। ये किताब हो गई संगीत राज। दूसरी किताब संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। तीसरी किताब संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। चौथी किताब कामराज रतिसार। कामराज रतिसार। इस किताब के बारे में ध्यान रख लेना। ये जो किताब है ये कितने भागों में बटी हुई है? 7 भागों में। अभी तक क्वेश्चन पूछा गया कि संगीत राज कितने भागों में बटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? कामराज रतिसार कितने भागों में बटी है? 7 भागों में। ठीक है। उसके बाद में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, कामराज रतिसार। इसके बाद अगली किताब है सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। जब क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी तो मैंने आपको बताया ये एक ग्रंथ का पूरक ग्रंथ है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन से ग्रंथ का पूरक ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट किताब है हरवर्तिका। वर्तिका, ये किताब कम लोगों को पता होती है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हरवर्तिका, इसे इम्पॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद चंडी शतक पर टीका। एक बच्चा कमेंट कर रहा था टीका बताओ, तो चंडी शतक पर टीका। टीका कुछ ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मैंने कभी ना कभी क्लास में बता दी होगी आपको। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक, मैंने उल्टा बोल दिया। वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखी और तुलसीदास ने रामायण लिखी। मुद्दा क्या है? जो रामायण है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ था, रामचरितमानस जो है संस्कृत भाषा का ग्रंथ था। इसको साधारण भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा। जब कोई किताब किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट की जाती है तो वो लोकल लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट की जाती है तो वो टीका कहलाती है। तो चंडी शतक पर इन्होंने क्या लिखी? टीका। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, चंडी शतक पर टीका। ठीक है। ये सारी किताबें किसकी हैं? कुंभा की। पहले एक बार फटाफट से याद करो। आधा मिनट का समय है। अगर आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है तो कंसंट्रेट करो, अभी की अभी। अभी कंसंट्रेट, अभी याद करो, दोबारा कभी नहीं आता और ना ही दोबारा आप नोट्स बनाते हो। थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ये, फटाफट से आप लोग याद करें जल्दी। तो एक बार ध्यान रख लेना, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, चंडी शतक पर टीका। एक किताब और मैंने आपको बताई होगी, वो है राजदर्पण। ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है, ये प्रस्तावना है। कौन सी चीज़ की प्रस्तावना है? ये कान्हा व्यास के द्वारा एक किताब लिखी गई, कान्हा व्यास, और उस किताब का नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य, और उस किताब पर ये लिखी गई प्रस्तावना है। तो राजदर्पण भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजदर्पण भी कुंभा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो जल्दी से याद करो, आधा मिनट का समय मैंने आप लोगों को दिया, फटाफट से याद करो। अभी
और संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, कामराज, रतिसार, सूट, प्रबंध, चंडी शतक पर टीका, हरवर्तिका और राज दर्पण जो प्रस्तावना है एकलिंग महात्म्य की, वो किसके द्वारा लिखी गई है? कुंभा के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल रतिसार बिल्कुल सही है। एकलिंग महात्म्य प्रस्तावना है वेद व्यास की। बिल्कुल सभी लोगों ने सही कमेंट करा है और फटाफट से सभी लोगों ने मैसेज कर दिया। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें कर ली। अब हम आगे बढ़े, कुंभा के द्वारा बनवाए गए किले। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, कुंभा के द्वारा निर्मित किले। तो कुंभा ने एक बहुत बड़ा काम किया है, किलों का निर्माण करवाया। फिर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? श्यामल दास। श्यामल दास क्या कहेंगे कि मेवाड़ में 84 किले, 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। श्यामल दास की किताब भाषा साहित्य वाले टॉपिक में 5-7 बार आई थी। वीर विनोद श्यामल दास की किताब, 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। सबसे पहले कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। अब जब अपन किले पढ़ेंगे तब अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा एक बार बता दूं, कुंभलगढ़ का किला ये जो बनवाया जाता है, शिल्पी मंडन है इनका भी। उसके बाद में कुंभा की जो किले की दीवार है, वो दीवार जो फैली हुई है वो लगभग 40 से 36 किलोमीटर के बीच में। इसकी दीवार की जो चौड़ाई है, ऐसे कहा जाता है 9 घोड़े एक साथ इस दीवार पर चल सकते हैं। इसमें जब अंदर प्रवेश करते हैं इस किले के अंदर, तो इस किले के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला गढ़ बना हुआ है, सबसे ऊपर कमरा बना हुआ है, सबसे साधारण कुंभा का निवास, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, उसमें कुंभा रहा करते थे। ठीक है, तो ये कुंभलगढ़ का किला सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। फिर यहीं पर बादल महल, और बादल महल का जहाँ महिलाएं रहती है वो हिस्सा जूना कचेरी कहलाता है, और उसमें महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला। अचलगढ़, अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि अचलगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो परमार शासकों ने बनवाया था। तो रिकंस्ट्रक्शन करवाने का काम अचलगढ़ के किले का किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद में बासंती दुर्ग, इस किले का निर्माण करवाया। उसके बाद में मचान दुर्ग, उस किले का निर्माण करवाया। तो इस तरह से अगर आप 84 किले पढ़ेंगे तो नहीं पार पड़ेगी। हमको ये मोटा मोटा पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्लास को शेयर कर दिया आप सभी लोगों ने, बिल्कुल सही है, सभी सही चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 84 में से 32 किले किसने बनवाए हैं? कुंभा ने बनवाए। तो ये हो गए किले। और किले को, कुंभलगढ़ का जो किला है, इनको मैं पूरी डिटेल आपको दुर्ग वाले चैप्टर में अलग से बताऊंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ इम्पॉर्टेंट है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ से हर बार सवाल आता है। तो सबसे पहले विजय स्तंभ के बारे में हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये विजय स्तंभ है, 9 मंजिला इमारत है। कौन सी मंजिल? 9। तो मैं 9 तो नहीं बना रही, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 6 7 8 और एक ये 9 मंजिला इमारत है विजय स्तंभ। इसके चारों तरफ बहुत सारी असंख्य मूर्तियों का निर्माण किया गया है। असंख्य मूर्तियां हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। यहाँ पर इसे गर्भगृह कहते हैं, और गर्भगृह में विष्णु जी की मूर्ति लगी हुई है। विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। अब देखो एक एक करके, इसे गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, गरुड़ ध्वज। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, क्योंकि विष्णु जी की मूर्ति है, विष्णु ध्वज। इस पे असंख्य मूर्तियां हैं, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अजायब घर। ठीक है, इसके बाद ये जो है, इस पर राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है, प्रथम ऐसी इमारत है जिस पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कितने पैसे का और कितनी तारीख को डाक टिकट जारी किया गया। पहली इमारत है, इमारत के हिसाब से ये पहला था। ठीक है, इस पर एक कीर्ति प्रशस्ति लिखी हुई है, एक प्रशंसा लिखी हुई है। ठीक है, जैसे मान के चलो प्रशंसा है, तो ये जो प्रशंसा लिखी हुई है इसे कीर्ति प्रशस्ति कहते हैं, प्रशस्ति। इसी नाते इसी स्तंभ को कुछ लोग कीर्ति स्तंभ भी कह देते हैं, जबकि कीर्ति स्तंभ एक अन्य स्तंभ है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ भी कह देते हैं। ये हो गया। इसकी टोटल मंजिल कितनी है? 9 मंजिल है, 9 मंजिला इमारत है, ये आप ध्यान रख लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो तीसरी मंजिल है उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह।
तो कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रख लेना। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इसके वास्तुकार हैं जैता, नापा, पुंजा और पोमा, ये 4 लोग इसके वास्तुकार हैं, ठीक है। उसके बाद इसका शिल्पी किसे माना जाता है, यानी कि इंजीनियर कौन है? मंडन, जिसने आर्किटेक्चर की डिज़ाइन बनाई। उसके बाद वो जो प्रशस्ति लिखी जा रही थी वो अत्रि के द्वारा लिखी जा रही थी। अत्रि की मृत्यु होने के बाद में उसे महेश ने पूरा किया। इन दोनों के नाम के आगे कवि इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एक कवि है, तो कवि अत्रि और महेश के द्वारा यहाँ पर इस प्रशस्ति को लिखा गया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूर्तियों का अजायब घर है। जो 8वीं मंजिल है उस पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, मूर्ति नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात, एक मंजिल गिर गई थी जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने दोबारा बनवाया, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा दोबारा बनवाया गया, दोबारा एक मंजिल को बनवाया गया, दोबारा बनवाया गया, ठीक है। ये वाली बातें हो गई कीर्ति स्तंभ के बारे में। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ कौन सा है। बिल्कुल किरण जी, सही जवाब है। और आपने ईश्वर करे, आपने ये सारी चीज़ें बिना देखे अगर लिखी है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 15 अगस्त 1949, भानु प्रताप जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है भानु प्रताप जी, बिल्कुल सही बताया आपने। 1949 में 15 अगस्त को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। स्वरूप सिंह ने दिया, बिल्कुल स्वरूप ने बनवाया, रिकंस्ट्रक्शन स्वरूप सिंह ने करवाया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए? अगर आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए हैं तो जल्दी से आप मुझे जवाब करें फटाफट से। एक बार आधे मिनट के लिए कंसंट्रेट करें। अगर आप मेरी तरह इन चीज़ों को लिख सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंख बंद करके सारी चीज़ों को याद कर सकते हो, लिख सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप एक बार आधा मिनट कंसंट्रेट करें। गरुड़ ध्वज, विष्णु स्तंभ, मूर्तियों का अजायब घर, पहला डाक टिकट जारी किया, कीर्ति स्तंभ, 9वीं मंजिल पर 9 मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह है, जैता, नापा, पुंजा और पोमा है, शिल्पी मंडन है, अत्रि महेश है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 2 बातें अभी भी रह गई है, ठीक है। तो फटाफट से 2 बातें और देखो। नंबर 1 बात सबसे इम्पॉर्टेंट इसी पेज पे लिख दी मैंने, राजस्थान पुलिस का लोगो है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसका भी ये लोगो है। कुछ समय के लिए अतुल्य भारत जो था हमारा, इनक्रेडिबल इंडिया जो पर्यटन का लोगो था, कुछ समय के लिए इसे अपनाया गया था विजय स्तंभ को। तो मैंने आपको विजय स्तंभ के बारे में बातें बता दी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ उस समय पैसा कितना खर्च हुआ था विजय स्तंभ को बनाने में, उस समय जो लागत आई थी वो मुझे आप बताओगे। जल्दी से मैंने आपको बता दिया, नहीं पता लागत के बारे में तो फिर आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलें आगे, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों ने शेयर कर दिया। बोर्ड राजस्थान पुलिस सही है, बिल्कुल सही है। नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नागौर को अहिच्छत्रपुर कहा जाता है। नागौर के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी सी 2 बातें हैं। नागौर की धरती से अगर आप हो तो इसे संतों की धरती कहा जाता है। राणाबाई, फन्नाबाई, मीराबाई, कर्माबाई, सबका जन्म नागौर में हुआ है, हरनावा नागौर में। तो नागौर की धरती तो अपने आप में बहुत पवित्र धरती है, ठीक है। तो आगे बढ़े। ये सब लोगों ने अगर याद कर लिया है तो जल्दी से थंब इम्प्रेशन करके मुझे जवाब दे। रास बिहारी बोस की पार्टी का लोगो था, बिल्कुल सही है। ये बहुत सारी चीज़ों के भी लोगो रहे हैं, पर नेशनल चीज़ें जो हैं सारी चीज़ों को अपन नहीं देख सकते, ठीक है। आगे बढ़े, पहले आप क्लास को शेयर कर दें फटाफट से। ये मैंने आपको कुंभा के बारे में सारी बातें बता दी। एक रिकैप ले फटाफट से अपन। हमने पढ़ी कुंभा की सारी किताबें, और कुंभा की किताबों के बाद में हमने पढ़ा उसके विजय स्तंभ का निर्माण। ये कुंभा की सारी किताबें आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने कोशिश करी है साफ साफ लिखने की जितनी मुझे क्षमता थी, और उसके बाद में हमने कुंभा के द्वारा बनवाए गए दुर्ग, और हमने पढ़ी कुंभा के द्वारा बनवाए गए विजय स्तंभ का निर्माण, ठीक है। अब अगला,
इम्पॉर्टेंट चीज़ कुंभा के बारे में। कुंभा अचलगढ़ का जो किला है, अचलगढ़ के किले में कुंभा जो वहाँ के शासक है, वहाँ पर कुंभा की बहन की शादी हो जाती है। ये वाली जो बात है लाला मेवाड़ी जी की, ये मैं आपको किसी और क्लास में अलग से वीडियो बनाकर शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अचलगढ़ जो है, यहाँ पर इनकी बहन की शादी हुई थी, बहन का नाम था लाला मेवाड़ी। ये क्या हुआ, बोर्ड भी कह रहा है कि कल ही बताना है इसको पूरे तरीके से, अचलगढ़ का किला, ठीक है। चलो ये वाली बात मैं आपको फिर से बताऊंगी, लाला मेवाड़ी। तो ये आप ध्यान रख लेना, एक कहानी है इनकी बहुत अच्छी सी। और अचलगढ़ का साका होता है यहाँ पर, गागरोन के खींची चौहान शासक होते हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुंभा के एक दिन पूजा कर रहा था, पूजा कर रहे थे कुंभा, और पूजा करते करते शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे वो। वहाँ पर एक गाय आई, जो गाय आई वहाँ पर पूँछ ऊपर करी हुई, चारों पैरों से वो डांस कर रही थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कुंभा जब पूजा करके आते हैं तो कुंभा बहुत खुश हो जाते हैं। रांगड़ आदमी था कुंभा, लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा। और कुंभा जब उस गाय को देखता है तो उसके चेहरे पर, मूँछों पर भी एक अलग सी प्रसन्नता आ जाती है। आप जब हंसते हैं और जो व्यक्ति की मूँछें होती है तो वो हल्की सी अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, मूँछों पर भी एक अलग सी प्रसन्नता। और कुंभा जाकर के दरबार में बैठ जाता है। जब कुंभा दरबार में जाकर के बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं, कामधेनु तांडव करियो। मेरी बात ध्यान रख लेना, कामधेनु तांडव करियो। ये बात कुंभा ने कोई 100-200 बार बोली। कोई भी उनके पास मिलने के लिए जाता था तो एक ही बात बोलते थे, कामधेनु तांडव करियो, ठीक है। इस बात को बताने का मेरा उद्देश्य, पीछे से 2 जुड़ी हुई बातें थी। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नागौर में एक शासक हुआ था फिरोज़ खान, और फिरोज़ खान के बेटे हुए थे शम्स खान, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, नागौर में शासक है फिरोज़ खान, और फिरोज़ खान की मृत्यु के बाद में अगला जो व्यक्ति शासक बनता है उसका नाम है शम्स खान, ठीक है। तो शम्स खान जी शासक बन जाते हैं। शासक बनना चाहते थे शम्स खान, लेकिन वहाँ के व्यक्ति जो फिरोज़ खान के भाई है वो शम्स खान को वहाँ से निकाल देते हैं। शम्स खान आते हैं इनके पास में, कुंभा के पास में हेल्प मांगते हैं। कुंभा कहते हैं, मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप हमारे धर्म की चीज़ों को क्यों नुकसान पहुंचाते हो। शम्स खान कुरान हाथ में उठा करके कहते हैं, मैं आपके धर्म की किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। कुंभा ने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपकी मदद करने के लिए। और कुंभा वहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनके चाचा को हटाते हैं और फिर शम्स खान को स्थापित कर देते हैं। इधर कुंभा ने पीठ मोड़ी और इधर शम्स खान ने गाय कटवाना शुरू कर दी। शम्स खान गाय कटवाता है, ये सूचना कुंभा को मिलती है। कुंभा क्रोध में आग बबूला बुरे तरीके से। अब कुंभा वापस नागौर जाता है। जब कुंभा वापस नागौर जाता है, नागौर जाकर के शम्स खान को पराजित करता है और वो अपने हिस्से में इसको रख लेता है। नागौर पर अब कुंभा का अधिकार हो गया। इस बात से शम्स खान को लगता है कि ये तो पार नहीं पड़ेगी। शम्स खान चला जाता है महमूद खिलजी के पास में। शम्स खान महमूद खिलजी के पास में जाता है और वहाँ से सहायता मांगता है। इसी समय शम्स खान, महमूद खिलजी और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक, गुजरात का शासक, ये शायद मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, फिर भी दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ। तीनों व्यक्ति, ये अपना राजस्थान है, मैं इसे राजस्थान मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये नागौर का शम्स खान, ये मालदेव वो मालवा, और मालवा का शासक है महमूद खिलजी फर्स्ट, और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। सारंगपुर का युद्ध जो हुआ था कुंभा ने, उसमें तो इनको पराजित कर ही दिया था। उसके बाद में यहाँ पर ये मेवाड़ है। अब तीनों तरफ से मेवाड़ मुस्लिम शासकों से घिर गया। कुंभा को ये तय था कि आने वाले समय में ये सत्ताएं अगर मजबूत होती है तो आगे चल के जो भी व्यक्ति उत्तराधिकारी बनेगा उसे दिक्कत आएगी। कुंभा ने बहुत बड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दिया था। जब अपन सांगा को पढ़ेंगे, महाराणा संग्राम सिंह को पढ़ेंगे, तो मैं आपको दोबारा ये बात बताऊंगी कि संग्राम सिंह जब शासक बनते तो उन्हें संपत्ति बहुत सारी प्राप्त हुई थी। अच्छा, आपने मुझे विजय स्तंभ के बताया कितना पैसा खर्च हुआ था इसमें? मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं, किसी ने भी कमेंट नहीं किया विजय स्तंभ वाला। मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। कामधेनु तांडव करियो, बिल्कुल सही है। और विजय स्तंभ का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। जिसने भी जवाब दिया हो एक बार वापस से मुझे विजय स्तंभ के बारे में बताए। तो कुंभा जो है वहाँ पर इन तीनों की सेना आती है, और मैंने आपको ये बताया था कि तीनों की जो सेना होती है उसकी संख्या और कुंभा की जो संख्या होती है उसमें 1 लाख का अंतर होता है। कुंभा अपने जो सेनापति है उनसे कहते हैं चिंता ना करिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? 1 लाख के लिए हम अकेला काफ़ी हो, बाकी अपने जो है सिपाही युद्ध करेंगे। और होता भी वही है। इस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। क्या नाम है? बदनौर का युद्ध। चंपानेर की संधि होती है,
ठीक है। इस संधि के बाद में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। इस युद्ध में कुंभा की जीत होती है और इस जीत के बाद ही महाराणा कुंभा विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट करके बताया, जिनमें किरण जी का बहुत अच्छा सा कमेंट था, मैं अभी स्क्रीन पे लगाना भूल गई। तो विजय स्तंभ सबसे पुराना भरतपुर में है और वो बयाना में बना हुआ और वो गुप्तकालीन है। तो ये सारी बातें मुझे बताई थी, ठीक है। बदनौर के युद्ध और बदनौर के युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण होता है। इन तीनों के सम्मिलित सेना को पराजित कर देता है कुंभा और तब कुंभा को एक सुकून प्राप्त होता है कि उसने जो गौ माता है उसकी रक्षा करी। देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जानवर गाय लोग कह देते हैं कई बार, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी जो गाय है वो जानवर नहीं, वो एक प्राणी है। हम हमारे घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को देते हैं। कभी भी आप गौशाला सुनोगे, भैंसशाला सुननी है कि किसी ने कि भैंसे रहते हैं, ठीक है। आप नंदी के लिए कुछ सुन सकते हो, जैसे बैल होता है उसके लिए आप नंदी के लिए सुन सकते हो, नंदीशाला है, बैलशाला है। आपने भैंस का जो पाडा होता है उसके को भी सुनिए कि पाडाशाला सुनिए। गाय के लिए रात्रि जागरण भी होता है। कभी आपने भैंस के लिए सुना है कि भैंस के लिए रात्रि जागरण हो रहा है? कभी नहीं सुनोगे। गाय केवल एक पशु या जानवर नहीं है, वो एक प्राणी है। और जो भी लोग उसको पशु या जानवर कहते हैं वो इस बात का हमेशा ध्यान रख लेना, गाय बाकायदा एक प्राणी है। कुछ लोग बोल देते हैं गाय आवारा पशु है, गलत बोलते हैं वो, उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये हमारी गलती है कि वो इस तरीके से घूम रही है। बिल्कुल एक बच्चे ने, रॉयल निषाद ने जवाब दिया 90 लाख, एग्जैक्ट सही बात बताई आपने, 90 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो शम्स खान है, इसको जब वो हटा देता है दोबारा गद्दी से तो कुंभा को खुशी होती है कि कामधेनु जो है उसकी मैंने रक्षा करने में सफल हो पाया, क्योंकि वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। और फिर उसने लगातार एक गीत गाया, कामधेनु तांडव करियो, कामधेनु तांडव करियो, कामधेनु तांडव करियो। खुश था, लोगों को लगा ये कुछ गड़बड़ हो गई और किताब वाले लिख देते उन्माद रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? उन्माद रोग। कैसे हो सकता है उन्माद रोग? पर चलो जो भी स्थिति थी अपन इसे मान लेते हैं कि कुंभा को अपने जीवन के अंतिम समय में कैसा रोग हो गया? उन्माद रोग। अब कुंभा के दरबार के लोगों के बारे में बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो अब मैं दरबारी कवि एक एक करके लिखती जाऊँगी। नंबर 1 दरबारी कवि, आप मेरे साथ लिखना, दरबारी कवि। तो सबसे पहले जब दरबारी कवियों की बात आती है तो कल परसों एक क्वेश्चन था टिल्ला भट्ट वाला, लोगों ने वही ऑप्शन में किया, वो अपन को ऑप्शन में नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखा, ध्यान रखना। सोम सुंदर, आप लोगों को कितना आता था आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, सुंदर गुणी, जिनभद्र सूरी, जिनभद्र सूरी, भुवन चंद्र सूरी, भुवन चंद्र सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर, एक और है इंपॉर्टेंट माणिक्य, और एक और है टिल्ला भट्ट, टिल्ला भट्ट। तो ये सभी लोग टिल्ला भट्ट, ये सभी लोग कुंभा के दरबारी कवि थे। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले, हैंडराइटिंग की इतनी चिंता ना करें क्योंकि मैंने सब कुछ बोल दिया है हाथों हाथ, तो फटाफट से आप शेयर करें। सारंगपुर का युद्ध के बाद विजय स्तंभ बनवाया शायद, हाँ अच्छा बदनौर बोल दिया क्या? सारंगपुर के युद्ध के बाद में, मेरी गलती है, इसको बिल्कुल ठीक कर लेना, बदनौर ध्यान रह गया होगा। सारंगपुर के युद्ध के बाद मैं फिर से लिख देती हूँ, विजय स्तंभ जो बनवाया था वो सारंगपुर के युद्ध के बाद में, ठीक है, सारंगपुर। और छोटी छोटी बातें यहाँ पर, कुंभा 6 महीने तक इसको बंदी बना के रखता है महमूद खिलजी को और इसे अपने कैद खाने में रखता है, लेकिन फिर एक दिन खुशी होकर के इसे रिलीज़ कर जाता है। रुक जाओ प्लीज़, कॉपी पेस्ट करो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो,
फटाफट से सारे के सारे आपको याद रखना है। इसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, जो अपन मंडन पढ़ते हैं, नाथा पढ़ते हैं और उनका जो भाई है गोविंद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उनका जो हीरानंद जो गुरु है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, संत माऊ जी की भूमि से प्रणाम। बिल्कुल, जो डूंगरपुर है वो संत माऊ जी का क्षेत्र है और वहाँ से आपको प्रणाम स्वीकार है। आगे बढ़ जाऊँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जल्दी से बताएं। हाँ, बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर भी बनवाया था। मोबाइल में देखकर पढ़ना वर्जित है। क्या देखकर पढ़ना वर्जित है मोबाइल में देखकर? ठीक है, ये स्क्रीन पे रहा, केवल आपके कमेंट्स पढ़ रही हो और कुछ भी नहीं पढ़ रही हो। ये गलतफहमी आप निकाल देना, मेरे ये उसूलों में नहीं है। ठीक है, देखो, सोम सुंदर, सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, सुंदर जिनभद्र सूरी, 2 जिनभद्र हैं, भुवन सुंदर सूरी, सोमदेव, सोम सुंदर और उसके बाद में माणिक्य और टिल्ला भट्ट। ठीक है, ये आप सारे के सारे याद करेंगे। अगला अपन पढ़ेंगे, इनके दरबार में एक व्यक्ति है माणिक्य। माणिक्य गलत बोल दिया, मंडन। इनके दरबार में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मंडन। मंडन की किताबें बहुत सारी हैं। तो पहली किताब आप सभी लोगों ने पढ़नी है, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, शाकून मंडन। तो ये 4 किताबें हैं महत्वपूर्ण और चारों याद रख लेना। हाँ, मोबाइल में पढ़ने की बातें वो ज़रूर बोल रहे होंगे जिनको खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको लगता है उनको तो याद होती नहीं, मैडम को कैसे हो जाएगी। ये सही बात है। दूसरे की तरफ जब हम कोई उंगली करते हैं तो खुद की तरफ 3 और 4 पहले हो जाती है। ध्यान रखना जो भी इस बात को बोल रहे थे वो। मंडन के एक भाई थे नाथा की किताब है वास्तु मंजरी। ठीक है, नाथा की किताब का नाम क्या है? वास्तु मंजरी। ये ध्यान रख लेना। मंडन के बेटे हैं गोविंद, तो गोविंद की किताबें हैं 4। मैंने अभी तक आपको 3 पढ़ाई है, 4 किताबें। नंबर 1 कलानिधि। जो कलानिधि किताब है वो इम्पॉर्टेंट है। जितने भी देवालय बनते थे उनके जो शिखर है, कुछ मैं बोल रही हूँ कुछ मैं लिख रही हूँ चीज़ें, तो देवालय के शिखर कैसे बनते हैं उसके बारे में बात की गई। कलानिधि के बाद में उद्धार धोरणी के बाद में इम्पॉर्टेंट है द्वार दीपिका। तो ये द्वार और ये खड़ी है दीपिका जी। और एक किताब और है इनकी, चौथी किताब, जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, उस किताब का नाम है सार समुच्चय। ये किताब हमेशा ध्यान रखना, ये किताब गोविंद ने ही लिखी है, चौथी किताब है उनकी। खास बात ये है कि गोविंद एक वैद्य भी हुआ करते थे, वैद्य थे, नाड़ी नब्ज देखा करते थे और इलाज किया करते थे। ये किताब गोविंद की आयुर्वेद की किताब है। तो हो सकता है अगली बार आपका क्वेश्चन आए और आप लोग मुझे थैंक्स बोलो कि मैडम आपकी वजह से एक सवाल सही हुआ। तो गोविंद के द्वारा लिखी गई किताब सार समुच्चय आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। रूपमंडन, वास्तुमंडन, कोदंड मंडन, शाकुन मंडन, ये सारी किताबें हो गई। इनमें सारी चीज़ याद आती है, किस प्रकार से कौन सी चीज़ का विधान किया गया। फटाफट आधा मिनट का आप लोग कोशिश करना बिना पलक झपकाए। अगर पलक झपकानी पड़े तो प्लीज़ ये मत कहना कि आंखों में पानी आ गया। कॉन्सेंट्रेट करना, विचारों को साइड करना, लिखते जाना और कोशिश करना यहाँ से देख के ना लिखो। एक बार पहले फोकस करो फिर फटाफट से लिखो। ठीक है, और ये जी खंबा खणी, जिसको ठीक है मुझे बात नहीं, RJ11 वाला रोहित जो है मैं नहीं, आप एक बार हिंदी में टाइप कर दें, इंग्लिश की थोड़ी वीकनेस है। मैम क्लास किसके लिए है? सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भाइयों। राजस्थान का इतिहास है ये, और मैं तो कहती हूँ ना केवल कंपटीशन, कुंभा के बारे में तो हम सबको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को बता सको कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा शासक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये हो गई ये सारी की सारी चीज़ें। अब इम्पॉर्टेंट बात है, हीरानंद जी।
एक व्यक्ति थे जो कुंभा के गुरु थे, इन्हें गुरु माना जाता है। उसके बाद में संगीत गुरु की जब बात आएगी तो संगीत गुरु अलग है। संगीत गुरु कौन है? कान्हा व्यास है, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, कान्हा व्यास। एक व्यक्ति और थे कुंभा के दरबार में, मेहा जी। क्या नाम है इनका? मेहा जी। और मेहा जी ने किताब लिखी है तीर्थराज। जो किताब इन्होंने लिखी है उस किताब का नाम है तीर्थराज। और मेहा जी ने इस किताब में 120 तीर्थ स्थानों का वर्णन किया है। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना, कितने स्थानों का वर्णन किया है? 120 तीर्थ स्थानों का वर्णन किया है। ये मेहा जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इनको भूले बैठे हैं। 2 कंस्ट्रक्शन हो रहे थे कुंभा के शासनकाल में, कुंभा जी के शासनकाल में। एक हो रहा था रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर उस समय ये मौजूद थे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि शिल्पी थे, हम ये भी नहीं कहेंगे आर्किटेक्चर या कुछ और है, हम केवल ये कहेंगे कि ये उस समय मौजूद थे। तो कौन मौजूद थे? मेहा जी। एक दूसरा कुंभलगढ़ का किला, वहाँ पर भी ये मौजूद थे, उपस्थित थे, यानी कि इन्होंने ये देखा था जाकर। मेरी गलती होगी, छोटी सी ध्यान। अच्छा, अजय जहांगीर जी कह रहे हैं राजवीर सर की तरह सरल और सुबह है। देखो एक छोटी सी बात और मैं कहूँगी, राजवीर सर मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, इतना ज़्यादा जानते हैं कि मैं उनकी बराबरी अभी नहीं कर सकती। ठीक है, आप भले ही बोल दो, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी स्वीकार नहीं करती हूँ। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब हम बात करेंगे कुंभा को कितनी भाषाएँ आती थी। अगला कुंभा की भाषाएँ, तो आप लोग ध्यान रखना, महाराष्ट्री उनको आती थी, एक भाषा थी कर्नाटी उनको आती थी। ठीक है, तो इन दोनों भाषाओं का वो जानकार था, साथ में मेवाड़ी भाषा उनको आती ही थी। तो 3 भाषाएं इनकी जानकार हो गई। अब कुंभा की एक बेटी थी, ठीक है, बेटी का नाम था रमाबाई। जो रमाबाई थी वो चाइल्डहुड में विधवा हो जाती है, तो कुंभा ने कहा कि ठीक है, वो कभी गई नहीं अपने वहाँ पर, तो वो बहुत अच्छी संगीत की जानकार थी, इसलिए रमाबाई जो कुंभा की बेटी है उनको इतिहास में वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रमाबाई। और किस चीज़ की उपाधि दी गई है? वागीश्वरी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुंभा के बारे में लगभग फैक्चुअल नॉलेज बता दी। कुंभा अपने जीवन में 56 युद्ध लड़ते हैं, ध्यान रखना ये वाली बात। कुंभा ने अपने जीवन में 56 युद्ध लड़े थे और 56 के 56 युद्ध जीते थे। एक भी ऐसा युद्ध नहीं था जो वो हारे थे। जैसे मैं बाजीराव की बात करूंगी, बाजीराव पेशवा के बारे में बताऊंगी आपको, जिनको आप मस्तानी के नाम से जानते हो। वो 20 साल की उम्र में पेशवा बने, 20 साल तक पेशवा रहे, 40 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े, 40 के 40 जीते। मानसिंह के बारे में बात करेंगे हम, जयपुर के शासक, अपने जीवन में 70 लड़ाइयाँ लड़ी, 70 की 70 जीती। कुंभा ने अपने जीवन में 56 लड़ाइयाँ लड़ी और 56 की 56 जीती। ठीक है, कुंभा के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। संगीत गुरु जो थे इनके सारंग व्यास थे, गलती से कान्हा व्यास मुँह से निकल गया। लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी थे कुंभा, और कुंभा को नॉलेज हर चीज़ का था। कुंभा ने एक बार गुस्से में, कोई व्यक्ति आया, कोई पुरोहित आया उनके दरबार में, और उन्होंने कहा तुम्हारा एक बार चारणों से दिक्कत होगी। अब चारणों का इतना ज़्यादा सम्मान होता है कि चारण जो है वही है। एक्चुअल में आप याद करो, कन्हैया वो जो फतेह सिंह जी होता है, फतेह सिंह जी जा रहे होते हैं और एक व्यक्ति ने दोहे लिख के दिए, और इस तरह से दोहे लिख के दिए कि वो वापस आ जाता है और जाते हैं वहाँ पर भी और सेमिनार में भाग लेके नहीं आते। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाकर भाग लेके नहीं आते। तो कुंभा ने कहा जितने भी चारण एक काम करो, सबके सब यहाँ से जाओ, उनकी ज़मीन जायदाद सब जब्त करी जाएगी और आपको यहाँ रहना ही नहीं है। एक व्यक्ति जो थे वहाँ पर, उनके जीवन का नियम ये था कि वो प्रतिदिन एक चारण को खाना खिला के खाना खाते थे। जैसे आप लोगों ने अपने जीवन में नियम बना रखा होगा, आपकी मम्मी का नियम है, आपकी मम्मी जब घर पे खाना बनाती है तो पहली रोटी गाय की निकालती है। ठीक है, और जब गाय की रोटी निकाल देती है उसके बाद ही अपनी रोटी अपन खाना शुरू करते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि पहले मैं सबसे पहले एक चारण को खाना खिलाऊंगा, तब मैं खाना खाऊंगा। इसके बाद में सारे चारणों को जाना पड़ा। एक व्यक्ति को कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पर रुक जाओ, अपना वेश बदल लो और अपनी जाति बदल लो थोड़े समय के लिए, पर मेरी प्लीज़ जो मेरा वचन है उसे पूरा रखो। जब कुंभा के अंदर एक उन्माद रोग पैदा हो गया, कामधेनु तांडव करियो, कामधेनु तांडव करियो, कोई भी कुंभा से मिलने जाए कुंभा बस एक ही बात बोलते थे, कामधेनु तांडव करियो। कुंभा लोगों को कह रहे थे तुम्हें क्या पता मोह माया के बारे में, मैंने 56 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, सारी की सारी जीती है, ये क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ है, इनको नॉलेज नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सभी ग्रंथों का ज्ञाता था वो आदमी।
हम लोग एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर हम दूसरी बात बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। कुंभा हर चीज़ में माइकल जैक्सन से ज़्यादा अच्छा डांस करना जानता था वो, इसीलिए उनको उपाधि मिली हुई अभिनव भट्टाचार्य। तो फिर कुंभा जब वो जो चारण घर में रह गए थे, वो कहते हैं कि मैं इस रोग को ठीक कर दूंगा। उन्होंने बाकायदा एक पूरा दोहा बनाया। तो कुंभा ने कहा सच बोलो तुम कौन हो। उसने कहा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, मृत्युदंड दोगे, मैं एक चारण हूँ, और आपकी ये जो इच्छा थी कि सभी यहाँ से जाएं, उस इच्छा के विरुद्ध मैं यहाँ पर रहा। कुंभा ने बोला क्या मांगते हो बोलो। उसने कहा मैं सभी चारणों को वापस चाहता हूँ, और कुंभा ने आदेश दिया कि सभी चारण वापस आ जाएं। ये कुंभा जीवन इतना विस्तृत है कि उसको पढ़ने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए। हम उस व्यक्ति के बारे में आधे घंटे की 2 क्लासों में डिस्कस करें, कैसे संभव होगा। ठीक है, तो फिर भी हमने जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो तथ्य हमारे एग्जाम में आएंगे, वो सारे के सारे पढ़ लिए। फिर उसके बाद में कुंभा पूजा करते थे, डेली शिव जी को पानी चढ़ाया ही करते थे। कुछ लोग केवल सावन के महीने में गए, लेकिन कुंभा प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करते थे। कुंभा हमेशा अपने साथ तलवार रखा करते थे, हमेशा। केवल पूजा करते समय वो समय होता था जब वो उसे नहीं हटाते थे। एक दिन उदा जो है, उनके जो बेटे थे, एक उदय सिंह जिन्हें कहा जाता है, उदय सिंह फर्स्ट जो बोला जाता है, दोस्तों ने खूब ही भड़काया उनको कि आप तो शासक नहीं बनो, कुंभा के तो आज कुछ होना कल, ये तो बलिष्ठ है शरीर से, और इनको देख के लगता नहीं कि इनकी कोई दिक्कत होने वाली है। उदा कई दिन से ऑब्जर्व कर रहा था कि पापा जो है केवल एक ही समय होता है जब तलवार को हटाता है, और वैसे अगर मैं सामने गया तो ये इतने रंगड़ आदमी है कि ये वैसे ही मार देंगे। तो कुंभा जब पूजा कर रहे थे तो उदा पीछे से तलवार मार देते हैं। बैरी के लिए, जो पिता का बैरी होता है, उसके लिए कहावत बोली जाती है, बाप के बैरी के ऊपर बिजली गिरे। ऐसे सभी लोग कहावतें बोलते हैं, और ये बिल्कुल कहावत चरितार्थ हो जाती है। उदय सिंह जो होते हैं, उदय सिंह जिन्हें उदा के नाम से जाना जाता है, ये भागकर मांडू चले जाते हैं। इस समय रायमल जो हैं वो अपने ससुराल में थे। रायमल वापस आते हैं, उदा भाग जाते हैं, और भाग के गयासुद्दीन उनके पास पहुंच जाते हैं। मांडू का शासक था, उनके साथ में पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि गयासुद्दीन जी मेरी मदद कीजिए, मैं पितृहंता भी कहलाया, पिता की हत्या भी की, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, साम्राज्य जो थोड़ा बहुत है वो अपन बंटवारा कर लेंगे। गयासुद्दीन जी ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने कहा समय बताओ कब तक बात करोगे। तो उदा ने कहा कि भाई शाम को मेरी ट्रेन है, मुझे वापस जाना है, ट्रेन का टिकट बुक है, आप जल्दी से जवाब दो। भादों का महीना चल रहा था, बिजली कड़कती है इस मौसम में सबसे ज़्यादा। ये एक महल बना हुआ था, और महल का हिस्सा जो होता है उसमें रास्ता जो था उसमें बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थर लगे हुए थे, चिकने पत्थर जो होते हैं वो थे। उदा उनसे निकला, उसको दिखा बिजली गिर रही है, कड़क रही है बिजली बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको देखा कि भाई ट्रेन निकल जाएगी, रिजर्वेशन दोबारा होगा नहीं, कोरोना काल वैसे चल रहा है। वो निकल गया, और निकलते जैसे वो थोड़ी सी आगे पहुंचा उसके ऊपर बिजली गिर गई। कहावत सच हो गई कि बाप के बैरी के ऊपर बिजली गिरे, और इसके ऊपर क्या गिर गई, बिजली। 1468 ईस्वी सन में इन्होंने कुंभा की हत्या करी, और 1472 तक ये शासक रहे। तो उदा मर पड़ के कितने साल शासक रहा, 1468 1472। इसके सामंतों का विश्वास क्यों खोया, आप एक बात ध्यान रख लेना, जो आदमी अपने पिता का सगा नहीं उस पर कौन विश्वास करे। अपन भी बोल देते हैं वो अपने बाप का सगा नहीं तो अपना तो क्या ही होगा। तो उदा के साथ भी ये हुआ, जितने भी सामंत वहाँ हुआ करते थे वो सामंत उस पर अविश्वास करने लगे, और सामंतों ने फाइनली किसको बुलाने की सोची, रायमल को। रायमल जी ससुराल में थे कुछ समय से, उनको बुलाया गया, दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध का नाम है दाड़िमपुर का युद्ध। अच्छा, हैंडराइटिंग फिर वैसी हो गई, दाड़िमपुर का युद्ध, ये ध्यान रख लेना। दाड़िमपुर का युद्ध जो होता है 2 लोगों के बीच में, उदा वर्सेस रायमल। तो अगले शासक कौन बन जाता है, रायमल। अब हम कल पढ़ेंगे रायमल जी के बारे में। रायमल इनका शासनकाल है, मैं एक बार लिख दूँ, रायमल इनका शासनकाल है 1472 से 1508 ईस्वी सन। 12 लड़के थे इनके, 5 लड़कियां हुई थी इनके, और पूरी की पूरी बातें। अब एक बार छोटा सा अपन रीकैप ले लेते हैं सारी क्लासेस का, ठीक है, फटाफट से आदत है। सबसे पहले हमने पढ़ी कुंभा की किताबें, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, चंदी शतक पर टीका और हर वर्तिका। एक महत्वपूर्ण किताब है राजदर्पण। राजदर्पण जो किताब है वो किताब नहीं है, प्रस्तावना है। कान्हा व्यास के द्वारा किताब लिखी गई है, और उस किताब की प्रस्तावना किसने लिखी है, कुंभा ने।
उसके बाद में हमने पढ़ा अगला, ये था कुंभलगढ़, अचलगढ़, बासंती, मचानदुर्ग। श्यामल दास ने वीर विनोद किताब में कहा है कि 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। अगला, उसके बाद में अचलगढ़, अच्छा लाला मेवाड़ी के बारे में कल बताना है आपको। उसके बाद में अगला है ये अचलगढ़, लाला मेवाड़ी, कामधेनु तांडव करियो। कामधेनु तांडव करियो, इसमें नागौर का शम्स खान और फिरोज खान उनको पराजित करते हैं। और उसके बाद में फिर जो महमूद खिलजी आक्रमण करता है 1437 सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध होता है उस युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है 1437 ईस्वी सन। फिर ये तीनों प्लानिंग करते हैं, चंपानेर की संधि करते हैं। 3 कौन है? गुजरात का कुतुबुद्दीन, मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट और नागौर का शम्स खान। आप किताबों में जनरली 2 ही पढ़ोगे, जबकि ये भी शामिल थे। चंपानेर की संधि के बाद में बदनौर का युद्ध होता है और उस युद्ध में फाइनली इनको ढंग से पराजित कर देते हैं और कुंभा दोबारा से जीत जाते हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया बदनौर का युद्ध, तीनों के बीच में विजय स्तंभ का निर्माण होता है सारंगपुर के युद्ध के बाद में। ठीक है, अगला ये, उसके बाद में इसके दरबारी कवि, तो आप इनको कैसे याद रख लोगे? सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, जिनभद्र सूरी और ये भुवनचंद्र सूरी। तो 4 तो वो है जिनके नाम के आगे सुंदर या सूरी लग रहे हैं। उसके बाद सोम सुंदर ये आ गया, फिर सोमदेव, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। उसके बाद में टिल्ला भट्ट और माणिक्य, ये सारे के सारे क्या थे? इनके दरबारी कवि। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सारे आ गए। माणिक्य लाल देख करके आप कभी गड़बड़ मत हो जाना, क्योंकि माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ में पंछीड़ा गीत लिखते हैं। हो सकता है आपको लगे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, लेकिन माणिक्य नाम के व्यक्ति इनके दरबार में थे। अगला मंडन की किताबें, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन और शकुन मंडन। मंडन के भाई नाथा एक किताब है इनकी, वास्तु मंदिर। मंडन के बेटे गोविंद 4 किताब में, कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और सार समुच्चय। कलानिधि जितने भी देवालय होते हैं इनके शिखर पर लिखी गई किताब है और सार समुच्चय आयुर्वेद पर लिखी गई किताब है। अगला हमने पढ़ा इसके बाद में कुंभा के गुरु हीरानंद और कुंभा के संगीत गुरु हुए हैं सारंग व्यास। ठीक है, क्या नाम है उनका? सारंग व्यास। मेहाजी, मेहाजी की किताब का नाम है तीर्थराज। कितने तीर्थों का वर्णन है? 120। रणकपुर के जैन मंदिर और कुंभलगढ़ के जैन मंदिर, इन दोनों के निर्माण के समय उपस्थित थे, ये ध्यान रख लेना। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर हीरानंद इनके गुरु हुआ करते थे। अगला 3 भाषाएं, महाराष्ट्री आती है, कर्नाटी आती थी और मेवाड़ी। बेटी का नाम रमाबाई वागीश्वरी। 56 युद्ध कुंभा ने अपने जीवन काल में जीते। उदा हत्या कर देता है। पूजा करते समय मंदिर जो था उसका नाम था मामादेव, मामादेव के मंदिर में। हत्या के समय रायमल जी ससुराल में थे, इस समय बाद में आते हैं। मांडू भाग जाता है किसके पास? गयासुद्दीन के पास में। फिर युद्ध होता है दाड़िमपुर का, किस किस के बीच? उदा और रायमल के बीच। उदा जो शासक रहे थे 1468 से 1472 ईस्वी सन तक। ठीक है, तो कंप्लीट है यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल सही है, रणकपुर के जैन मंदिर को भूमि दान दी थी। यूवी मोटिवेशन जी के आपके पढ़ाने का तरीका